डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे। यस सर। यस सर। फोटोलाइसिस तक। फोटोलाइसिस 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप था हमारा, वो कौन सा टाइप था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्मल टाइप डिकम्पोजिशन। थर्मल। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन था, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, और तीसरा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस। तो उसमें तुम लोग को एग्जांपल्स हम सारे एक एक एग्जांपल सब में बताए थे, ठीक है। एटलीस्ट एक एक एग्जांपल सबका तुमको याद रखना है। उसमें एक टर्म आया था, जो सेकंड वाला जो डिकम्पोजिशन इक्वेशन था, डिकम्पोजिशन का टाइप था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। तो उसमें एक टर्म हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वहां पे हम वाटर का डिस्कस किए थे ना, रिएक्शन जो डिस्कस किए थे। यस यस सर। सर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोग वाटर का एग्जांपल लिए थे कि वाटर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर क्या होता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट क्या देगा हमको? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे 2H2O, ठीक है। और इधर से क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है। अब एक्चुअली हमको समझना है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, ठीक है। वाटर वाटर के टर्म में ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैसे रिएक्शंस इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अगर तुमसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये जस्ट एक केमिकल रिएक्शन है इन विच क्या हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, बताओ? वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो रहा है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज करके क्या क्या मिल रहा है हमको? प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इन विच हम लोग लिख सकते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ in which the decomposition of water into H2 and O2 gas is carried out। और ये कैसे कैरिड आउट होता है? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास करके जो डिकम्पोजिशन हम लोग करा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे हम लोग डिटेल में करते हैं। यहाँ पे बेसिक सब चीज हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये इस टाइप का बीकर टाइप का सीन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। एक बड़ा सा बीकर टाइप का ले लोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इसमें हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे हमको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो इस बीकर में हम लोग क्या कर लिए, वाटर यहाँ पे फिल कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे दो मेटालिक रॉड्स हम लोग लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, ठीक है। दो मेटालिक रॉड्स लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे एक मेटालिक रॉड ये हो गया, और दूसरा मेटालिक रॉड हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इससे पास कराना है, तो इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का प्लस माइनस तुम लोग को पता है ना? यस। लंबा वाला जो लाइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ? पॉजिटिव। 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 तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। जो स्मॉलर लाइंस होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो मेटालिक रॉड पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं बताओ?
Anode. एनोड। तो एनोड हम लोग उसको बोलेंगे जो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा, वैसा इलेक्ट्रोड, जो कि इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटालिक रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोल रहे हैं। मेटालिक रॉड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मेटल से ही तो इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल अगर यूज करोगे, नॉन मेटल का रॉड तो पहले मिलेगा नहीं तुमको, क्योंकि रॉड जो भी बनेगा वो मेटल का रॉड बनेगा, ठीक है। और मेटालिक रॉड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे, हमको इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है ना उससे, तभी तो डिकम्पोज होगा। समझ रहे हो बात? तो मेटालिक रॉड के अलावा कुछ और यूज करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए मेटालिक रॉड यूज करते हैं। तो मेटालिक रॉड्स को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। Cathode. तब एनोड हम लोग उसको बोलेंगे जो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड हो, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड। बात समझ में आ गया? डिफरेंस क्लियर है ना? Yes. बोलो। Yes. जो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा उसको एनोड बोलेंगे, एंड द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड ले लिए, और इसमें जो है हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराए हैं, तो ये जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिए हैं ये वाटर है, H2O। और इस पूरे सेटअप को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पूरा जो हमारा सेटअप बना है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, वाटर जो हम लोग लिए हैं इसमें कुछ अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड। क्यों किया जाता है बताओ? एसिडिक यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। वाटर जो लेते हैं इसमें स्मॉल अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड मिक्स कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट, ठीक है, ऐसे कंप्लीट लिख लो, एसिड इज एडेड। ये रीजन बता सकते हो क्यों हम लोग ऐड किए? To make water make हाँ, कंडक्ट, इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्योर वाटर जो लोगे ना, प्योर वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? No sir. नहीं करेगा। प्योर वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें आयंस उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, या आयंस ना के बराबर रहते हैं। इसलिए हम लोग स्मॉल अमाउंट में उसमें एसिडिक, कोई स्मॉल अमाउंट में हम लोग डाइल्यूट एसिड ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही डाइल्यूट एसिड ऐड करोगे तो हमको पता है कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा वाटर के प्रेजेंस में, होता है ना। जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जब बनाओगे, पानी के साथ जब सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक डाउन करेगा या नहीं, H+ और Cl- में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे, HCl। तो HCl का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी के साथ जब सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो ये क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, H+ एक्वस हो गया और प्लस Cl- एक्वस। तो यहाँ पे क्या किए, ये अगर आयंस में बदल गया तो अब आयंस आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं यानी, एज कंपेयर टू वाटर। जो हमारा एसिडिक वाटर जो हम लोग बनाया है उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? टू इंक्रीज द, रीजन बताओ। Conductivity of water. हाँ, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे लिखना। रीजन अगर पूछा जाएगा ना तो टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? No sir. नो सर। चलो, अब यहाँ पे कैथोड और एनोड पे जो होता है ना, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब वो रिएक्शंस क्या होता है वो हम लिख देंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये हमेशा याद रखना है कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। ये एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, रिडॉक्स हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कैथोड पे जो होगा ना, सबसे पहले एनोड देखो, एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होता है एनोड पे? ध्यान रखना, एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? Oxidation. ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? Reduction. रिडक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा
और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही आगे, जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे बताएंगे। अभी जस्ट ये समझ लो कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। अब जो रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे एनोड और कैथोड पे, वो हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो हमको पता है कि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे इक्वेशन हम लिख रहे हैं कि 2H2O जो है वाटर का मॉलिक्यूल, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बदलता है हाइड्रोजन गैस में और प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ये है रिएक्शन एट कैथोड। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे। रिडक्शन में हमेशा क्या होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताओ, लॉस ऑफ Loss of Loss of electron. electron. ये सब पढ़े हो तुम लोग, कोई पढ़ा है? Yes, sir. ठीक है, जो जो नहीं भी पढ़े हो वो हम डिस्कस करेंगे अभी, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा ना वहां पे हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये चीज अभी ध्यान रखना है, अभी याद रखना है ये सब चीज तुमको। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और कैथोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। और रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया सबको इतना बात? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा होता है। एनोड पे अब देखते हैं कौन सा रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे जब रिएक्शन लिख रहे हैं हम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2H2O। ठीक है, ये भी लिक्विड में है और ये O2 गैस में बदल रहा है, और प्लस 4H प्लस एक्वस, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, दिख रहा है? देखो सारे एटम्स बैलेंस होने चाहिए तुम्हारे, तो बैलेंस्ड है ना इक्वेशन में, चेक कर लो एक बार। Yes, sir. Yes. तो ये है, देखो यहाँ पे रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड, ये दोनों रिएक्शन तुमको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। कैथोड पे जो होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या नहीं, बताओ। तो वाटर जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना यहाँ पे। Yes, sir. और Yes, sir. एनोड पे देखो, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो देखो यहाँ पे 2H2O जो है, इधर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन को, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे बाहर निकला है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर बाहर निकल रहा है, ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस कैथोड और एनोड पे परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, कैथोड पे या एनोड पे, बताओ। हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है Cathode हमारे पे. Cathode. कैथोड पे। Cathode. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये कहाँ पे इवॉल्व होता है, इवॉल्व एट कैथोड। बात समझ में आ गया? और दूसरा है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। दो गैसेस इवॉल्व होते हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है बताओ, Anode. एनोड पे। तो ये याद रखना है, ये रिएक्शन अभी तुमको दिख रहा होगा। देखो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो ये याद रखना है। और एक और चीज है, ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि द वॉल्यूम, ठीक है, जो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है ना, उसका वॉल्यूम जो होता है वो ऑक्सीजन गैस से डबल होता है। ऐसा रीजन क्यों, बताओ।
हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है या हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम जो है ना ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से डबल हो रहा है। रीजन बता सकते हो इसमें? Because water is made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. तो ये रीजन तुमको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है ना इलेक्ट्रोलाइसिस का ये देखना होगा। देखो यहाँ पे है ना, इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं? देखो साफ साफ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं? 2. 2 मॉलिक्यूल। कोफिशिएंट आगे 2 है ना, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का बना रहा है और ऑक्सीजन के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है एट द सेम टाइम? 1. 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है। तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जब 2 मॉलिक्यूल वाटर जब डिकम्पोज कर रहा है या उसका इलेक्ट्रिक करंट पास करके जब उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमको हाइड्रोजन का मिल रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन गैस हमारा कलेक्ट हो रहा होगा कैथोड पे, उसका वॉल्यूम जो होगा, जब वॉल्यूम के टर्म में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो वॉल्यूम क्या होगा? ऑक्सीजन गैस से डबल होगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए ये हम लोग नेट रिएक्शन से इसको रेस्पॉन्ड करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि द नंबर ऑफ, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछा गया क्यों हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन गैस से डबल प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड is twice the number of ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये साफ साफ दिख रहा है हमको, बैलेंस्ड इक्वेशन से दिख रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस evolved at cathode is double than the volume of O2 gas evolved at anode। 2:1 का रेशियो है ना। अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिल रहा है तो एट द सेम टाइम हमको ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है। इसलिए जो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन गैस से डबल प्रोड्यूस होगा जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे वाटर का। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से पूछा जा सकता है, तो ये सब ध्यान रखना। इसको फटाफट नोट डाउन करो। लिख लोगे तो बोलना। लिख लिए, sir. सब लोग लिख चुके हो? Yes, sir. Yes. तो समझ Yes. आ गया पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला कॉन्सेप्ट? समझ, अभी पूरा चीज डिटेल में अगर समझना चाहोगे तो वो तो पूरा समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज याद रखना है। अभी बहुत सारा चीज तुम लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है? तो ये सब चीज याद ही रखना होगा। ये सब चीज हम लोग देखेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, वो सब जब एग्जांपल्स बताएंगे ना तो वहां पे, क्योंकि 10th में अभी सारा चीज तो नहीं पढ़ सकते हो ना, बहुत सारा चीज 11th में पढ़ोगे। जब रिडॉक्स रिएक्शन पूरा डिटेल में करेंगे वो सारा चीज 11th में आता है। तो जितना भी कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का जितना तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, वो सब चीज हम लोग देखेंगे आगे।
तो ये क्लियर हो गया, मतलब जितना बताए हैं अभी इससे क्वेश्चंस, क्योंकि एक्चुअली तुम लोग देखे बोर्ड का क्वेश्चंस देखे या नहीं, तुम लोग कल बोले थे तुम लोग को। किसी को टाइम नहीं मिला नहीं? हेलो, तुम लोग देखे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बोर्ड का? कोई भी चेक किया इस चैप्टर का? No, sir. तुम लोग को जब बोलते भी हैं फिर भी टाइम नहीं मिलता है। कोई भी नहीं चेक किया? बस तुम लोग बस अपना सेल्फ स्टडी नहीं करते हो क्या तुम लोग क्लास करने के बाद? जितना क्लास में बताया बस इतना ही पढ़ते हो, उसके बाद अरे बोलो, सेल्फ स्टडी करते हो या नहीं? करते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो इतना जब बोल दिए फिर भी तुम लोग को टाइम ही नहीं मिला। आज चेक कर लेना, ठीक है? जितना चीज बताए हैं अभी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला देखना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है? जब तक देखोगे नहीं तो 2019 का ना? क्यों 2019 का? लास्ट 10 इयर्स एटलीस्ट, कोई जरूरी थोड़ी है 2019 में ही सारा तो क्वेश्चन मतलब आएगा। पूरा बुक का? लास्ट 10 ईयर वो चैप्टर वाइज होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि तुमको पूरा चैप्टर एक ही बार, अभी जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उससे क्वेश्चंस तुमको देखने हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बताएं तो वो चैप्टर वाइज ही रहता है उसमें। तो तुम लोग सर्च भी करोगे नेट पे भी मिल जाएगा तुमको, प्रीवियस ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेगा तो उसमें दिख जाएगा। तो उसमें तुमको फाइंड आउट करना होगा कौन से चैप्टर का है, इस चैप्टर को सॉर्ट आउट करना होगा। ऐसे बुक अगर लोगे तो उसमें तो चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है ना, ठीक है? तो देख लेना, वो नेट पे तुम लोग ढूंढोगे, मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. चलो, तो ये बात समझ आ गया सबको, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला कॉन्सेप्ट, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है। ये सब चीज याद रखना है। एनोड पे कौन सा होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? Positive. जो Positive electron. पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, जिस ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? उसके बाद ये रिएक्शन भी लिख चुके हैं, रिएक्शन भी फिलहाल के लिए याद ही करना होगा तुमको। कैथोड पे ये रिएक्शन होता है, एनोड पे ये रिएक्शन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कहाँ कहाँ इवॉल्व होता है? तो H2 गैस कैथोड पे इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस एनोड पे इवॉल्व होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम कलेक्ट होता है वो ऑक्सीजन गैस के डबल वॉल्यूम होगा। इतना बात समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलो, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन डिटेल में किए ही थे, उसके भी जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, उसके बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइसिस में हम लोग देखे थे ना, एक एग्जांपल तुम लोग को बताए थे, AgCl जो होता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसको sir. जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो वो Ag प्लस Ag सिल्वर मेटल दे देता है और प्लस Cl2 गैस वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो वो हो गया। हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा टाइप पे हम लोग मूव करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है बताओ? Displacement reaction. हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या बहुत जगह इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? Double Double डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वहां दो जगह डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए बहुत जगह देखोगे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख के सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी है।
तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये मेटल का ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लो। द केमिकल रिएक्शंस इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution are known as displacement reactions। बात समझ आ गया? इसको वो जगह देखोगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट भी बोला जाता है। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? Yes. Yes. सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या किया ना, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, या उसको डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक ए है, ए प्लस बी सी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए क्या किया ना, यहाँ से बी को हटा दिया और ये बना लिया ए सी, और प्लस बी बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ये ए जो है ना, इस केस में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ए मोर रिएक्टिव है, तभी तो ये बी को डिस्प्लेस कर दिया ना यहाँ से। तो बी जो है यहाँ पे, ये जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। बात समझ आया? Yes, sir. तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा उसको। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। तुम लोग पढ़े हो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का? Yes, sir. Yes, sir. तो वो याद रहना चाहिए, सबको याद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? किसको किसको याद है, बोलो। हम लोग सारे मेटल्स का नहीं याद रखेंगे, सम कॉमन मेटल्स का, ठीक है, जो जो मोर कॉमनली यूज होते हैं ना, तो उन सभी मेटल्स का। किसको किसको याद है रिएक्टिविटी सीरीज, या एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है इसको? बताओ बताओ जल्दी। हेलो, किसी को याद है, यस और नो? No, sir. तो तुम लोग तो पढ़े हो तो याद नहीं करते हो, ये बिना याद किए कैसे डिसाइड होगा? ये याद रहना चाहिए सबको एटलीस्ट, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तो तुमको पता कैसे चलेगा कौन सा मोर रिएक्टिव है या कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज याद कर लेना, बहुत जगह ये काम पड़ेगा, मतलब थ्रू आउट पूरे चैप्टर्स में ये यूज होगा। ठीक है ना, आगे भी यूज होगा। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लिखते हैं डिफाइन। तो लिख लो, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज activity series, refers to the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivities।
ठीक है, तो ये एक ऐसा सीरीज है मेटल का जिसमें के मेटल्स का अरेंजमेंट दिया जाता है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। मतलब टॉप मोस्ट पार्ट में जो टॉप सीरीज के टॉप पार्ट में जो एलिमेंट होंगे वो मोर रिएक्टिव होगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होते जाएगा, वो घटते जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सीरीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो जो कॉमन मेटल्स के हैं वो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सारे मेटल्स का तो हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, जो मोर कॉमनली यूज होता है वो लिख देते हैं। तो सबसे जो रिएक्टिव मेटल है सबसे ज्यादा कॉमन मेटल में पोटाशियम होता है, के। पता है ना सबका सिंबल तुम लोगों को, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पोटाशियम। इसके बाद क्या आएगा, सोडियम, Sodium. Na, सोडियम है। पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम। इसके बाद नीचे बताओ, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में पोटाशियम सबसे मोर रिएक्टिव, इसके बाद सोडियम आ गया, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इसके बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम, Al। ठीक है, इसके बाद जिंक, Zn। इसके बाद आयरन, Fe। इसके बाद लेड, Pb। पीबी लेड होता है ना, पता है या नहीं तुम लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्चुअली मेटल है नहीं, हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, हम लोग यहाँ एज ए रेफरेंस एलिमेंट यूज करते हैं, ये कंपेयर करने के लिए कि कौन कौन से मेटल जो है हाइड्रोजन से ऊपर है और कौन कौन से नीचे हैं। तो एज ए रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन के नीचे भी बहुत सारे मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर होता है, Cu। इसके बाद Hg, ये है मर्क्यूरी। Hg क्या है, मर्क्यूरी ना। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद Ag बताना, तो Ag कौन सा एलिमेंट का सिंबल है, Silver. 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 सिल्वर। इसके बाद Au बताओ तो, Gold. Gold. गोल्ड। Pt बताओ, Platinum. Platinum. प्लैटिनम। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो ये हो गया कॉमन, कुछ कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनके रिएक्टिविटी हमको पता होनी चाहिए, या सीरीज ये याद रहना चाहिए। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे इस सीरीज में, नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होते इन जाए. कम होते जाएगा। Mhm. तो रिएक्टिविटी decreases on moving down, on moving downwards। बात समझ में आ गया। तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर पाएगा दूसरे मेटल को या नहीं। ठीक है, तो जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़े अभी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला, उसमें क्या बताया गया है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा। लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, No, sir. No, sir. नहीं सर, उल्टा पॉसिबल नहीं है कभी भी। तो मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी फटाफट लिखो, उसके बाद हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सीरीज लिख लियो तुम लोग। Yes, Yes, sir. लिख sir. ली। Yes, sir. चलो, ठीक। हो गया ना सबका लिखा हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो हो गया, तो हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सबसे पहला एग्जांपल है Fe सॉलिड में है, CuSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। ये बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। होगा सर। Fe और कॉपर में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है? Fe। Fe। और Iron. कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। तो अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट तुमको दिख रहा होगा तो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर देगा तो Fe यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, तो ये आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। और कॉपर को डिस्प्लेस करके ये बना लिया अब FeSO4 एक्वस, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ये कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया, है ना। तो ये हो गया मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग को बताए भी थे लास्ट क्लास में कि Fe के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल्स यूज करते हैं जो Fe का बना हुआ होता है ना। Yes, sir. और Yes, sir. कॉपर Yes, sir. ये एक्चुअली इस रिएक्शन में कलर का चेंज भी होता है। जो Yes, sir. कॉपर सल्फेट है ये कौन से कलर का होता है? Blue. ब्लू। ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन है। और जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ये FeSO4 में बदलेगा जो कि लाइट Light ग्रीन। green. ये लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। और जो आयरन नेल्स हम लोग शुरुआत में लिए थे, वो न्यू आयरन नेल्स जो था ग्रे कलर का, उसके ऊपर देखोगे एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाएगा। तो वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट किसकी वजह से आता है? Copper. कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट होते जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर देखोगे आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग डेवलप हो गया। तो ये एक्चुअली इस रिएक्शन की वजह से होता है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताना तुम लोग, कॉपर सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वस, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं होगा? Copper is less reactive than zinc. कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं? No, sir. No, sir. No. नहीं कर पाएगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है। तो इस अगर ये तुमको दे दिया जाएगा तो इसमें क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा अगर ऐसे दिया जाए, जिंक प्लस CuSO4, ये होगा या नहीं? होगा। होगा, Yes, sir. चलो इसको कंप्लीट करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnSO4 ZnSO4 plus ZnSO4. Cu. aqueous and plus copper salt. ZnSO4 एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, चलो एक और दे रहे हैं, Pb सॉलिड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये होगा या नहीं? होगा, sir. sir. yes, sir. क्या प्रोडक्ट बनेगा? Lead chloride. Plus Copper. लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? PbCl2 plus U. PbCl2 लेड क्लोराइड है ये, एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं, इन दोनों रिएक्शंस से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिंक और लेड जो है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तभी तो ये डिस्प्लेस कर दे रहा है ना आसानी से, है ना। yes, जिंक और लेड जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो कॉपर को जो है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गया मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें ध्यान रखना, इसमें पूछा भी जाएगा, मतलब 2-4 इक्वेशंस तुमको दे देगा, उसमें बोलेगा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो रिएक्शन तुमको पॉसिबल नहीं दिखेंगे उसमें नो रिएक्शन लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टाइप का रिएक्शन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हमको
रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहेगा तो कर सकते हो क्या बिना याद किए? No, sir. बताओ। तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। सर अब इसमें हाँ, नॉन मेटल का होगा क्या? नॉन मेटल का क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, जैसे हम लोग हेलोजेंस का पढ़ते हैं, तो वहां पे वो अभी तुम्हारे चैप्टर में इधर नहीं है, वो बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे हेलोजेंस में भी होता है, जैसे फ्लोरीन होता है ना, जैसे तुम लोग अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो, वहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होता है ना, देखे हो? यस सर। तो ये पीरियोडिक टेबल में देखना, ग्रुप नंबर 17 में तुमको ये सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो इनमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी घटता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो है वो आयोडीन। आयोडीन है। तो यहाँ भी वही वही सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको, जब आगे जरूरत पड़ेगा तो वो यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, नॉन मेटल में भी वही सेम चीज है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही करते हैं हम लोग। जो मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल होगा, या हम लोग सिंपली ऐसे बोल देंगे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। समझ आ गया बात? जैसे यस। एक एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जिंक है। जिंक का जब हम लोग रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये रिएक्शन होगा या नहीं, बताओ? होगा। होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक ZnCl क्लोराइड। Cl plus जिंक क्लोराइड, ZnCl2 एक्वस, और प्लस यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन गैस। hydrogen. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ ध्यान दो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो क्या है, जिंक से रेफरेंस। लेस, यस सर। जिंक से कम ही रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन। यस सर। तो ये आसानी से क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, और जिंक क्लोराइड। अब यही रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर के साथ परफॉर्म करें, कॉपर प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन होगा या नहीं, बताओ? नो सर। नो बोलो, सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन। इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाँ, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बिलो फॉल करता है। तो बिलो अगर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है, और हाइड्रोजन से अगर कम रिएक्टिविटी है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ गए? नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। ठीक है। यस तो ये सर। भी तो ये वाला भी एग्जांपल जो है ना, ऊपर जो एग्जांपल लिखे हैं, मेटल प्लस कोई भी डाइल्यूट एसिड, तो ये भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है ना? एक मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो ये भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो एसिडिक सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये भी एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। No, sir. नो इसके लिए तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, जितनी जल्दी याद करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसको हर एक चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सभी जगह आएगा। ठीक है, इनफैक्ट आगे फ्यूचर में 11th 12th में भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको याद ही कर लेना तुम लोग। चलो, तो ये हो गया तीसरा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, बताओ?
जहां पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे दो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो उन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के आयंस जो होते हैं ना वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रिएक्शंस इन विच mutual exchange of ions takes place between two reactants forming new compounds are known as double displacement reactions। दिख रहा है स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट बोलने का मतलब कि दो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं, उन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के आयंस जो होते हैं ना वो म्यूचुअली एक्सचेंज कर जाते हैं, और म्यूचुअल एक्सचेंज से जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है ना, तो उससे जो नया सब्सटेंस बनेगा ना वो बिल्कुल न्यू होगा, मतलब वो पहले वाले से डिफर करेगा, ठीक है, वो सेम नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिप्रेजेंट करें अगर, तो जैसे दो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम लोग कंसिडर करें ए बी प्लस सी डी, अब इन दोनों में अगर हमको डबल डिस्प्लेसमेंट शो करना है, ए क्या हो गया, ए जो है ये डी के साथ कंबाइन कर जाएगा, और सी जो है ना ये किसके साथ कंबाइन करेगा बताओ? B B. के साथ। B. बी के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये ए डी और प्लस सी बी, B. ये इस टाइप, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखो, जब भी हम लोग कोई सॉल्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हमेशा ये ट्रेंड होता है, कभी भी कोई सॉल्ट का एग्जांपल अगर लिखोगे तुम लोग तो हमेशा हम लोग केटायन को पहले लिखते हैं उसके बाद एनायन रहता है, ऐसे ही होता है ना। जैसे NaCl लिखते हैं हम लोग, NaCl सॉल्ट है या नहीं? Yes, sir. तो Yes, NaCl में Na जो है वो हमारा क्या है, केटायन है, Na प्लस है ना, और उसके Yes, बाद sir. Cl बाद में आता है, Cl माइनस जो कि एनायन। तो हमेशा जब भी हम लोग किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखते हैं कि केटायन पहले आएगा फिर एनायन बाद में आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग AB लिखे हैं, तो AB में केटायन कौन सा होगा हमारा? A. ए वाला केटायन होगा। यहाँ पे AB है तो A प्लस होगा और B माइनस वन होगा, ठीक है। तो ये केटायन जो है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे CD में केटायन कौन सा है, C है, और D एनायन है ना। Yes, sir. तो पहले वाले सॉल्ट का केटायन जो है वो दूसरे वाले सॉल्ट के एनायन के साथ कंबाइन कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए A Yes, जो है वो sir. किसके साथ कंबाइन करेगा, D के साथ, तो AD बन गया, ठीक है। और पहले वाले सॉल्ट का जो एनायन है वो क्या करेगा, दूसरे वाले सॉल्ट के केटायन के साथ कंबाइन करेगा। तो पहले वाले सॉल्ट का एनायन B है और दूसरे वाले सॉल्ट का केटायन क्या है, C है। तो इन दोनों के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो CB। समझ रहे हो ये ऐसे क्यों लिखे हम? Yes, yes, sir. क्योंकि जब भी किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो केटायन पहले आता है फिर बाद में एनायन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो जा रहा है। तो दो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं, उन दो सॉल्ट सॉल्यूशन में उनके आयंस जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल कंप्लीटली नया प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस और प्लस
Na2SO4 aqueous। अब बताओ इसका प्रोडक्ट तुम लोग लिखो तो क्या बने? BaSO4 BaSO4 plus NaCl NaCl। NaCl2 BaSO4 एक्चुअली ये BaSO4 सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, और प्लस NaCl aqueous। NaCl aqueous। इसको बैलेंस करो जल्दी से। 2 NaCl हो जाएगा। 2 NaCl, ठीक है, हो गया बैलेंस। तो ये BaSO4 जो है ना एक प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो ये BaSO4 का हमको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। तो ये इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के बाद अगर एक हमको जिसमें नया प्रोडक्ट मिला ना हमको, और उस नए प्रोडक्ट में अगर एक प्रेसिपिटेट है, तो फिर उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जो तुम लोग को बता चुके हैं, लेड नाइट्रेट एक्वस प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI, है ना। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? lead iodide and potassium PbI nitrate। लेड आयोडाइड PbI2, ये भी एक प्रेसिपिटेट था, हम लोग डिस्कस किए थे, और प्लस KNO3। KN3 KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये लेड आयोडाइड कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है? येलो पीपीटी, बताए थे तुम लोगों को, यस सर। ठीक है, येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट मिलता है हमको। तो ये भी एक किसका एग्जांपल हो गया? मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस तो हो रहा है, लेकिन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के बाद क्या हो रहा है, एक प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन हो। कोई एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा? क्वेश्चन सुने क्या बोले हम? हेलो, सर Yes, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो बने, सॉरी सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा वो भी एक प्रेसिपिटेट है, AgCl प्रेसिपिटेट ही है ना। sir, sodium hydroxide plus hydrochloric acid। हाँ, जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को, सुने हो Yes, या Yes, नहीं? sir. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एसिड प्लस बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्म करता है, वाटर जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है ना, वाटर न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो इस वाटर के फॉर्मेशन की वजह से, न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल जो भी होगा वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, और उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है, लेकिन प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल नहीं है ये, क्योंकि इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग NaOH, ये हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, है ना, और प्लस इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है या नहीं? यस सर। Yes, sir. अब ये देखो सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे देखोगे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। Na जो है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl Chlorine। माइनस के साथ, Cl तो ये NaCl बना लिया है बस। और उसके बाद वाटर का OH जो है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, सॉरी, या बेस का OH जो है ये एसिड के H प्लस के साथ कंबाइन कर गया, ये क्या बना लिया, H2O। H2O तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ बताओ? हुआ। यस सर। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट बना क्या?
No, No, sir. sir. No, sir. तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलेंगे या सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? Double Simply double displacement. displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि कोई एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दो जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो, तो उसमें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रेसिपिटेशन हो, लेकिन हर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो कंफर्म है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली में एक सबसेट है किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट का। बात समझ में आ गया? Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर तुमसे एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कोई एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दो which does not represents the formation of a precipitate, तो उसमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस in which formation of a precipitate takes place is also known as, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको? Precipitation reaction. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जो कि प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल्स है। एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का भी डेफिनेशन तुमसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये लिख लो तुम लोग। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एक्चुअली में ये बता भी चुके हैं, इसमें एक रिएक्शन बोलेंगे इसको। हेलो, दिख रहा है तुम लोगों को? सर बीच में आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है आवाज? यस Yes. सर। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा? Neutralization न्यूट्रलाइजेशन। reaction. ठीक है, जैसे मान लो KOH है, KOH एक बेस है हमारा। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCl के साथ। ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? KCl बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस वाटर बना लिया, H2O लिक्विड। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं यानी? यस सर। Yes. ये रिएक्शन बताना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी ये जो तुम लोग बता रहे थे, AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? AgCl और प्लस NaNO3, है ना?
तो यहाँ AgCl जो होता है ना, ये भी प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। समझ रहे हो बात? Yes. पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स तो हम लोग को दे दिए हम। ठीक है, तो एटलीस्ट एक दो एग्जांपल्स याद रखना। चलो, लिख लिया इतना? Yes, sir. हो गया? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो ये मेनली 4 टाइप्स के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन हो गया। अब इसके बाद और एक दो बच गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेन, वो जो डिस्कस करना है। उसके बाद ऑलमोस्ट तुम लोग का चैप्टर तो कंप्लीट ही हो गया। उसके बाद वो एक छोटा सा पार्ट है कोरोजन वाला, तो एक क्लास और लगेगा मोस्टली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिटेल में करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक दो टर्म होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो कैसे निकालते हैं, वो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो मेन इक्वेशन बच गया है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर, इसमें इस चैप्टर में और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दिया हुआ है क्या तुम्हारे एनसीईआरटी में इसके अलावा? No, No, sir. sir. No. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है शायद कोरोजन वाला, है ना? Corrosion and Yes. rancidity. कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो वो तो बस 5 मिनट का टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर मान के चलो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इसलिए इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस है सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन या तो नेट से डाउनलोड करो या बुक से देखो, जहां से भी मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करते जाओ। क्योंकि चैप्टर वाइज अगर करते जाओगे तो फिर बर्डन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जिस समय जो चैप्टर चल रहा है उस समय उसको पूरा कंप्लीट फाइनल करके रखते जाओ। समझ आ रहा है या नहीं? तुम लोग खुद क्लास करने के बाद कुछ पढ़ते ही नहीं हो, सेल्फ स्टडी नाम का चीज तो सुने नहीं हो तुम लोग। बस क्लास में जितना बताए हो गया, कल पूछेंगे तो याद रहेगा किसी को भी रिएक्टिविटी सीरीज? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. याद रहेगा? कल का जो रिएक्शंस हम बताए थे वो सारा चीज याद है किसी को? बताओ। CO2 का जो लाइम वाटर मिल्की करता है वो दोनों रिएक्शंस याद है? टेम्पररी मिल्कनेस और फिर मिल्कनेस जो रिमूव हो जाता है, किसी को याद है दोनों रिएक्शंस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देख लिए होगे Yes, तब तक तो तुम लोग। Yes. रिएक्शंस हम बोल रहे हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। वो एक बार देखोगे तुमको लगेगा कि याद हो गया, लेकिन जब लिखने जाओगे तो फिर याद नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं उसको 5-6 बार लिखो कहीं भी, या जितने बार लिखने से याद होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको लिख लिख के याद करो। देख के तुमको लगेगा कि हमको याद हो गया, लेकिन वो याद होता नहीं है। ठीक है, इसलिए 5-6 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक लिखने से प्रैक्टिस होगा, तो वो याद होते जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि ये सारा बहुत सारे रिएक्शन तुम लोग नया नया देख रहे होगे, ऐसा थोड़ी है कि पहले देखे हो। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आज बताया वाटर वाला, पहले देखे थे क्या वो? बताओ। No, sir. तो वो सारा चीज जो जो नया नया पहली बार पढ़ रहे हो वो सब ऐसे एक बार में तो याद होगा नहीं। तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करो तुम लोग। समझ रहे हो? क्योंकि एग्जाम्पल्स तो तुमको देना ही होगा जब भी एग्जाम में भी लिखोगे जब आंसर, तो रिएक्शन तुमको अगर पूछा जाएगा तो वो तो लिखना ही होगा ना। तो जब तक याद नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे प्रोडक्ट को? गलत लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो सब लिख लिख के प्रैक्टिस करो तुम लोग, जिसको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। जिसको ऐसे ही याद हो रहा है ठीक है,
जिसको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में, तो वो लिख के प्रैक्टिस करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले 5 मिनट पूछेंगे, जितने भी सारे रिएक्शंस या फिर जो भी हम सीरीज टेबल वेबल बताए हैं वो सब पूछेंगे पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। तो याद करके रखना, एटलीस्ट प्रैक्टिस करके रखना तुम लोग, जहां तक हो चुका है। ठीक है, चलो किसी को डाउट है इसमें? आज जितना चीज बताए हैं, किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो बताओ। No, sir. तो नोट्स भी भेज दीजिएगा। हाँ तो वो तो सेंड करते ही हैं, कब का नोट्स? सारा तो मिलता ही है ना हर क्लास का। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ, किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? कोई दिक्कत है No, किसी को? sir. No, No, sir. sir. नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में याद रहेगा ना सबको? याद करके रखोगे Yes, sir. जब भी ना? Yes, sir. क्योंकि इस वीक में तो अब नहीं है, नेक्स्ट वीक में ही मोस्ट प्रोबेबली क्लास लगेगा तुम लोग का। इस वीक में है क्या और भी क्लास? No, sir. No, नो sir. सर, केमिस्ट्री का। चलो फिर ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत काफी टाइम है अभी तुमको नेक्स्ट वीक तक में, तो प्रैक्टिस करके रखना, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं।